जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल में बिल्कुल सही टेक्स्ट पढ़ा है। फ्रांस भारत से डबल है साइज में। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी क्योंकि आपको पता होगा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है। लेकिन फ्रांस, जिसका एरिया लगभग 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वो हमसे डबल कैसे हो सकता है साइज में? तो उसका कारण है EEZ, और इसी की पूरी कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फ्रांस एक ऐसा देश है जो साइज में वैसे तो ज्यादा बड़ा दिखता नहीं है। यूरोप के अंदर जो फ्रांस का हिस्सा है, दिस इज हार्डली 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन असलियत इसके परे है और वही असलियत को आज हम धीरे धीरे जानेंगे। उसकी परतों को ही हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे लेक्चर के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2024 या 2025 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पाथफाइंडर की टीम आपके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आई है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाएगी। यह है आपका उड़ान बैच, और 1 अगस्त से शुरू होने वाले इस बैच की प्राइस अभी केवल 8,000 रुपीज है, बट ये प्राइस बढ़ने वाली है। 25 जुलाई से हम इसकी प्राइस इंक्रीज करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस प्राइस इज नॉट वेरी सस्टेनेबल फॉर अस। ठीक है, तो इसीलिए इस प्राइस को बढ़ने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर आपको कौन पढ़ाने वाला है? यही टीम जो आपको पाथफाइंडर चैनल पर और पाथफाइंडर हिंदी चैनल पर पढ़ाती है, वो पूरी टीम आपके लिए ये कोर्सेज लेकर आ रही है। एक मेजर अपडेट ये है कि हमने 4 ऑप्शनल कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। वी हैव PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी, विच आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। इन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली फॉर द प्राइस ऑफ 8,000 रुपीज। वेल, टेक्निकली इट्स 7,999। और यहां पर भी जो भी प्राइस आपको वेबसाइट पर नजर आ रही है, वो महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर 8,000 पर आ जाएगी। इन सभी कोर्सेज के लिंक आपको नीचे दिए गए पहले कमेंट में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करके सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर लेगी। अब ऑप्शनल और GS के कंबाइंड यानी कॉम्बो कोर्स को अगर आप लेते हैं तो ये आपको केवल 15,000 रुपीज में अवेलेबल होगा। तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आप ये वाला कोर्स ले लें। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन को देश में सबसे अफोर्डेबल बनाने का काम इस वक्त पाथफाइंडर टीम कर रही है और कर लिया है। तो आप इस मुहिम में जुड़िए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को शानदार बनाइए। तो दोस्तों, फ्रांस का जो हिस्सा आप अक्सर मैप में देखते हैं, जो आपके लिए नॉर्मली फ्रांस होगा, ये वाला जो मैप में आपको डार्क ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, इसे फ्रांस के लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन फ्रांस। मेट्रोपॉलिटन का हम मतलब समझते हैं कि सिटी, मेट्रो सिटी, बड़ा शहर। तो ये कहते हैं कि जहां हमारे शहर हैं, जहां हमारी अर्बन आबादी रहती है, वो उसे हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन फ्रांस। और जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं, यानी कि जो दूर दराज की टेरिटरी हैं, उनको अलग से एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन ये ओवरसीज टेरिटरी भी 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित है। उसके बारे में आज हम ज्यादा डिटेल जानेंगे, क्योंकि फ्रांस के इस एरिया के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये ओवरसीज टेरिटरी कैसे काम करती है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और ये कहां कहां पर स्थित है, यही ज्यादा डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ये जो डार्क ग्रीन में नजर आ रहा है, दिस इज द फ्रांस दैट इज इन यूरोपियन यूनियन, या फिर यूरोप का हिस्सा है। लेकिन इसकी कई टेरिटरीज ऐसी भी हैं जो यहां साउथ अमेरिका में होने के बावजूद यूरोप का हिस्सा मानी जाती हैं। तो देखिए, ये है मेनलैंड फ्रांस यहां पर, और इसके अलावा फ्रांस की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी हैं जो यहां पर इस वक्त मैंने मैप पर रेड कलर में हाईलाइट करके आपको दिखाई है। तो फ्रांस की टेरिटरीज यहाँ पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में, कनाडा के पास में है, हियर इन द कैरिबियन, साउथ अमेरिका में, मेडागास्कर के आसपास, इंडियन ओशन में, दक्षिणी इंडियन ओशन, फिर यहाँ पर सदर्न पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट। तो यहाँ पर बहुत सारी फ्रांस की ये टेरिटरीज हैं, और इन्हीं के माध्यम से फ्रांस अपना EEZ इतना बड़ा बना लेता है। तो दोस्तों, जैसे हम भारत में कहते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, वैसे ही फ्रांस में टोटल 18 स्टेट्स हैं। इनमें 18 इनके राज्य हैं, जिनमें से 5 इस एरिया में स्थित नहीं है। तो ये जिसे आप फ्रांस मानते हैं, इसमें इनके 18 में से केवल 12 ही एरियाज हैं, कॉर्सिका को अगर आप मिला लो। उसके अलावा जितने भी हैं, ये सारे ओवरसीज हैं, यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में स्थित नहीं है। तो ये वाले फ्रांस का एरिया लगभग 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और जो बाकी के इसके एरियाज को जोड़ लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बन जाता है। और यहां पर टोटल आबादी बनती है 7 करोड़ की एज ऑफ 2023। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैप जो दिखाता है कि दुनिया में आप फ्रांस की कॉलोनीज से या टेरिटरीज से कितना दूर है। कॉलोनी कहना उसे पॉलिटिकली इस वक्त करेक्ट नहीं होगा, लेकिन फ्रांस का कोई भी आइलैंड जो है वो आपके देश से कितना दूर है आप देख सकते हैं। तो अगर भारत को आप देखोगे तो इंडिया इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली ओनली 3,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम फ्रांस। बहुत ज्यादा दूर हम भी नहीं है, क्योंकि उनके इंडियन ओशन में आइलैंड है। तो चलिए, अब ये जो रेड कलर वाला फ्रांस है, इसको अगर आप हटा दो तो इसके अलावा फ्रांस की कितनी टेरिटरीज हैं उनके बारे में ये डिटेल आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो सबसे पहले 5 उनके ऐसे स्टेट्स हैं जो उन 18 में शामिल होते हैं। सो दीज 5 ओवरसीज रीजन्स आर गवर्न्ड जस्ट लाइक रेगुलर स्टेट। तो अगर फ्रांस का आप ये वाला नक्शा देखोगे तो इस फ्रांस के नक्शे में आपको नजर आएंगे इनके टोटल 12 रीजन्स। ठीक है, और इन 12 के अलावा
ये 13th है कॉर्सिका, और इसके बाद 5 ऐसे रीजन्स हैं जो अलग 5 ओवरसीज रीजन्स के रूप में गवर्न किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके जो 18 राज्य हैं उनमें से 12 इनके मेनलैंड पर स्थित हैं, एक हो गया कॉर्सिका, और 5 हैं ओवरसीज, यानी कि वो फ्रांस से दूर हैं काफी। तो इनमें जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल फ्रांस के इन 12 राज्यों की तरह होती है। अगर आप इन 12 राज्यों में या फिर इन 5 ओवरसीज में जाएंगे तो आपको करेंसी वाइज या फिर रूल्स के हिसाब से कोई फर्क महसूस नहीं होगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी सब कुछ सेम है। जो इनका सेकंड तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है वो होता है कलेक्टिविटीज का। तो ये 5 ओवरसीज कलेक्टिविटी थोड़ी अलग तरह से एडमिनिस्टर करी जाती हैं, इनको इन्होंने स्वायत्तता दे रखी है। तो इनके अपने लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के चुनाव जो हैं वो थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं ये फ्रांस के चुनाव वगैरह में भी हिस्सा नहीं ले सकते। इसके ओवरसीज रीजन वाले हिस्सा ले सकते हैं लेकिन ये कलेक्टिविटी वाले नहीं ले सकते। तो आप कह सकते हो कि कलेक्टिविटी एक तरह से कोलोनियल हैंगओवर है। जिस तरह से पहले कोलोनियल कंट्रोल होता था वैसा ही इन पर भी आज कंट्रोल है, पर क्योंकि इनकी आबादी बहुत ही छोटी है तो ये ज्यादा माइंड नहीं करते, और फ्रांस ने भी इनको काफी स्वायत्तता दे रखी है। तो ओवरसीज रीजन जो है वो उन 18 के अंदर शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये कलेक्टिविटी उस 18 स्टेट वाले एरिया में शामिल नहीं होती। इसके बाद 3 ऐसी टेरिटरी हैं जिनका स्टेटस क्लियर नहीं है, ना फ्रांस इनको कलेक्टिविटी मानता है ना ही अपना रीजन मानता है। इनकी आबादी भी बहुत कम है, नाम मात्र की है, कुछ तो बिल्कुल खाली है आइलैंड, कोई नहीं रहता उन पे, जैसे कि ये सदर्न और एंटार्क्टिक वाले आइलैंड्स पर। और ये न्यू कैलेडोनिया, क्लिपर्टन और सदर्न अटलांटिक एंटार्क्टिक आइलैंड्स को इन्होंने कब्जा कर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। ओके, तो हमारा फोकस मेनली इन पर रहने वाला है, इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है कॉर्सिका। कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस और इटली दोनों से नजदीक है, और इस पर कई बार इटली का भी कब्जा रहा है, खास करके लड़ाई वगैरह चलती थी तो दोनों के बीच में ये चेंज हो जाता था, बट पिछले कुछ सदियों से ये फ्रांस के अधीन है। नेपोलियन वाज ओरिजिनली फ्रॉम दिस आइलैंड, कॉर्सिका का था नेपोलियन, और अभी ये फ्रांस का काफी इंटीग्रल हिस्सा है। लेकिन ये भी किसमें माना जाता है? 12+1, तो ये 12+1 कॉर्सिका हो गया, और +5 इनको मिलाकर 18 स्टेट बन जाते हैं। ओके, तो ये कॉर्सिका इज नंबर 1। अच्छा, इसके जस्ट दक्षिण में जो ये वाला आइलैंड है इसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए, और ये इटली का हिस्सा है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रांस। तो जो बातें मैं अभी आपको समझा रहा था मैप के माध्यम से वो यहां पर लिखी हुई हैं। 12 स्टेट्स इन मेनलैंड, 6 एल्सवेयर, जिनमें से एक है कॉर्सिका, तो ये यूरोप में माना जाता है। 2 राज्य इनके आते हैं करीबियन में, और वो करीबियन में लेसर एंटिलीज नाम के द्वीप में आते हैं, और इन दोनों का नाम है ग्वाडेलूप एंड मार्टिनिक। तो कॉर्सिका, ग्वाडेलूप और मार्टिनिक हो गया। उसके बाद आता है एक दक्षिण अमेरिका में जिसका नाम है फ्रेंच गियाना, और फाइनली 2 हैं इंडियन ओशन में या ईस्ट अफ्रीका के तट के निकट, मायोटे एंड रियूनियन। इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे रोइनियन होता है लेकिन अब रियूनियन ही मान लो आप। तो ये ओवरसीज रीजन्स के पास एग्जैक्टली वही स्टेटस है जो फ्रांस के मेनलैंड रीजन में है। तो मान लीजिए कि आप इंडियन ओशन के रियूनियन आइलैंड में रहते हैं, तो आप वैसे ही फ्रेंच नागरिक हैं जो पेरिस में रहने वाला व्यक्ति है, उसके पास जो अधिकार हैं वही आपके पास हैं, वोट डाल सकते हो, टैक्स वगैरह सब कुछ सेम होगा, एवरीथिंग इज सेम इन पेरिस एंड इन रियूनियन आइलैंड, कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है, चाहे आप कॉर्सिका में हो, ग्वाडेलूप, मार्टिनिक, फ्रेंच गियाना या फिर मायोटे और रियूनियन। तो ये इनके नाम आप थोड़े से ध्यान में रखिए, यूपीएससी पूछ सकता है, इस तरह के कठिन ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए हैं पहले। आइए इनकी ज्योग्राफिक लोकेशन भी देख लेते हैं। तो कॉर्सिका तो आपको बता ही दिया है, इसके बाद आ जाओ कैरिबियन में। यहां पर आप देखोगे ग्वाडेलूप, मार्टिनिक, ये दोनों कैरिबियन द्वीप हैं। अब यहां पर सेंट मार्टिन भी लिखा हुआ है जिसके आगे फ्रांस का झंडा है, लेकिन इसको अभी आप भूल जाओ, ये एक्चुअली कलेक्टिविटी है, ये ओवरसीज रीजन के रूप में गवर्न नहीं होता है। तो ग्वाडेलूप, मार्टिनिक और यहां दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गियाना आप देख सकते हैं, ये तीनों ही फ्रांस के ओवरसीज रीजन के तौर पर गवर्न होते हैं। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि पूरे कैरिबियन में यूके, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स, इन सबके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड को अभी तक पूरी तरह इन्होंने छोड़ा नहीं है, और कई सारे देशों को आज़ादी मिल चुकी है लेकिन इन देशों को पूरी आज़ादी नहीं मिली है। इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी अब मोस्टली इन्हीं लोगों के वंशज हैं, फ्रेंच अमेरिकन, और ये अब नहीं चाहते हैं कि हम कोई और देश में जाएं। इनको काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, इनको यूके या फिर फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भेजने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सो फॉर देम नाउ इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि हम यूके और फ्रांस का पार्ट रहें, इसीलिए यहाँ पर आज़ादी की कोई डिमांड नहीं है। कभी छोटे मोटे किसी देश में आ जाती है डिमांड तो वो आज़ाद हो जाता है, वरना अब ज़्यादा कोई आज़ादी की डिमांड यहाँ पर नहीं करता। फ्रेंच गियाना की लोकेशन आप इस मैप में बेहतर देख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि फ्रांस का सबसे लंबा बॉर्डर ब्राजील के साथ बनता है, और वो है यहां साउथ अमेरिका में। इनफैक्ट जो फ्रांस का मेन लैंड यूरोप में बॉर्डर है वो कोई बॉर्डर इतना लंबा नहीं है जितना ब्राजील के साथ इनका यहाँ फ्रेंच गियाना में बॉर्डर है। और ये फ्रेंच गियाना मोस्टली जंगल ही है, इसमें 90% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, बहुत कम एरिया में आबादी रहती है तट के निकट, बाकी पूरा अमेजोन का घना जंगल है। एक और फैक्ट याद रखिए कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जितने भी सैटेलाइट लॉन्चेस होते हैं वो सब यहाँ फ्रेंच गियाना से होते हैं। जो लोकेशन है उसका नाम गियाना स्पेस सेंटर है, वहां से, क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है तो इसीलिए सारे लॉन्च साइट्स यहां पर होते हैं। जैसे हमारा श्रीहरिकोटा है वैसे ही इनके लिए गियाना
स्पेस सेंटर है दैट इज फॉर एंटायर यूरोप। 5 में से 3 ओवरसीज टेरिटरीज हमने देख ली, बाकी बची 2 मायोटे और रियूनियन आप यहां पर देख सकते हैं। एक है मेडागास्कर से इंडियन ओशन वाली साइड पर इन द इंडियन ओशन, और दूसरी जो मायोटे है वो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में है। अब ये वाली जो दूसरे आइलैंड्स हैं इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ ओवरसीज रीजन, ये थोड़े से अलग तरीके से गवर्न होते हैं। इस मैप में एक और बात नोटिस कीजिएगा, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी BIOT। एंड आई एम श्योर कि आप में से समझदार लोग अब तक समझ गए होंगे कि इन आइलैंड्स को ब्रिटेन फ्रांस अभी तक क्यों लेकर बैठे हैं, क्यों छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि यहां पर आप अपना आर्मी बेस, नेवी बेस बना सकते हैं, जब चाहो एशिया के अंदर किसी लड़ाई में आर्मी भेजनी है तो भेज सकते हो। यू कैन बेसिकली प्रोजेक्ट पावर बिकॉज ऑफ दीज आइलैंड्स। और अगर पूरे दुनिया में मैं फ्रांस की टेरिटरीज या फिर जितने भी यूरोपियन टेरिटरीज है उनका नक्शा दिखा दूं तो इस मैप में आप देख सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड मैप, चाहो तो इसे सेव कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर। तो इसमें भी आपको ज्यादातर यूके और फ्रांस की टेरिटरीज ही नजर आएंगी। तो देखिए जितने भी ये स्टेट मैंने आपको बताया दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ फ्रांस, और इनमें रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए सारे कायदे कानून सब कुछ सेम है, ऑल टैक्सेशन, सिटीजनशिप राइट्स सब कुछ सेम रहता है, और ये वोट भी दे सकते हैं। एवरीथिंग इज सेम, आप पेरिस में रहें या फिर आप रियूनियन में या फिर ग्वाडेलूप में, यू हैव द सेम राइट्स एंड सेम पावर्स। अब बात करते हैं ओवरसीज कलेक्टिविटीज की। तो ये जो कलेक्टिविटीज हैं ये ओवरसीज रीजन से अलग एडमिनिस्टर होती हैं, और इनको कलेक्टिविटी कहने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं कॉलोनियल पास्ट का ये हैंगओवर है। हाँ, फ्रांस ने इनको आज सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस जरूर दे रखा है ताकि ये आज़ादी की बातें ना करें। तो इन्हें कह दिया कि आप अपना लोकल गवर्नर या लोकल चीफ मिनिस्टर टाइप पर्सन अपने आप चुन लो, हमारी तरफ से कोई रूल्स आप पर नहीं थोपे जाएंगे। हम आपको करेंसी का सपोर्ट दे देंगे, हम आपको और भी बहुत सारा सपोर्ट देंगे, बट देन यू विल नॉट हैव द सिटीजनशिप राइट्स जैसा कि एक दूसरे सिटीजन को मिलता है। मान लीजिए ग्वाडेलूप में रहने वाले को, वो सभी अधिकार इन लोगों को नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये फ्रांस से जुड़े हुए हैं लेकिन थोड़ा सा दूर हैं, ये प्रॉपर फुल स्टेट वाला स्टेटस अभी नहीं रखते हैं। ओके, तो ये है फ्रेंच पॉलिनेशिया, सेंट बार्थेलेमी, सेंट मार्टिन, सेंट पियर एंड मिकेलॉन, वेलिस एंड फिटूना। अब ये सारे आइलैंड्स जो हैं, मोस्टली सारे आइलैंड्स हैं, अलग अलग ओशंस में स्थित हैं। इनकी लोकेशन देख लो, हमारे लिए केवल इनकी लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेंट मार्टिन और सेंट बार्थेलेमी ये दोनों ही कैरिबियन में है। ग्वाडेलूप और मार्टिनिक को तो इन्होंने अपने राज्य का दर्जा दे दिया है, बट ड्यू टू सम कॉलोनियल रीजंस इन्होंने सेंट मार्टिन और बार्थेलेमी को अलग रखा है, क्योंकि वहां के लोग थोड़ा अलग होना चाहते थे। तो उन्हें कहा कि आपको कलेक्टिविटी का स्टेटस दे देते हैं, आप फ्रांस का अभिन्न अंग हैं लेकिन आप ऑटोनॉमस भी हैं, आप अपनी लोकल सरकारें चुन सकते हो, ये हम आपको राइट दे देते हैं। फिर एक छोटा सा आइलैंड है सेंट पियर एंड मिकेलॉन, ये कनाडा के तट के निकट है। और ये इनके पास क्यों है, बहुत छोटा आइलैंड है सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय कुछ इश्यूज हुए थे, उस समय ये एक आइलैंड फ्रांस के पास रह गया था, दैट्स ऑल। ओके, देन वी हैव फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये बहुत बड़ा है, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बहुत सारे आइलैंड का क्लस्टर है जिसे फ्रेंच पॉलिनेशिया कहा जाता है। और इसी के पास में, मतलब इतना पास भी नहीं है, यहाँ न्यूजीलैंड के उत्तर में वैलिस और फिटूना ये छोटे से आइलैंड ग्रुप हैं। सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप यही वाला है फ्रेंच पॉलिनेशिया, जिसके अंदर बोरा बोरा नाम का आइलैंड है। अगर आप लोगों ने कभी उसका नाम सुना है या हो सकता है इंस्टाग्राम पर उसकी सुंदर सुंदर तस्वीरें या फिर स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर्स देखे होंगे। सो बोरा बोरा इज अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दैट इज पार्ट ऑफ द फ्रेंच पॉलिनेशिया। और इन आइलैंड्स का फ्रांस ने एक और इस्तेमाल किया था टूरिज्म के अलावा। पहले यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। अगर आप लोगों ने कभी टीवी पर गॉडजिला फिल्म देखी है तो वो गॉडजिला जो है वो यहीं से उत्पन्न होता है, बिकॉज ऑफ फ्रेंच न्यूक्लियर टेस्ट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दीज पैसिफिक ओशन आइलैंड्स। आगे बढ़ते हैं, जो 3 आइलैंड टेरिटरी या 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जिनका स्टेटस इतना क्लियर नहीं है, उनमें नंबर 1 है न्यू कैलेडोनिया। ये भी दक्षिणी पैसिफिक ओशन में है, न्यूजीलैंड से उत्तर में है, और इसका स्टेटस बहुत ही यूनिक है। इनफैक्ट फ्रांस इसको अच्छे से आज दिन तक डिफाइन नहीं कर पाया है। ना ही ये कलेक्टिविटी है, ना ही ये ओवरसीज रीजन है, ना ही ये मेट्रोपॉलिटन फ्रांस का हिस्सा है। तो न्यू कैलेडोनिया भी इन्होंने मेनली रिसोर्सेज के कारण या EEZ के कारण अभी तक पकड़ के रखा है, और वहां पर आबादी बहुत ही कम रहती है। देन देयर आर सम सदर्न एंड एंटार्क्टिक लैंड्स जो मोस्टली अनइनहैबिटेड हैं, और ये आइलैंड्स हैं अडीली आइलैंड, क्रोजेट आइलैंड, करग्यूलियन आइलैंड, सेंट पॉल एंड एम्स्टरडैम आइलैंड, स्कैटर्ड आइलैंड्स। तो ये सारे आइलैंड्स कहां पर हैं, ये हमने आपको पहले ही मैप में दिखा दिए थे, फिर से यहां पर एक बार देख लेते हैं। सो ऑल दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडियन ओशन, या फिर एंटार्क्टिक के पास में है, एंटार्क्टिक के ही बहुत नजदीक है। एक और आइलैंड है इनका छोटा सा, मेक्सिको के तट के निकट, क्लिपर्टन। तो मेक्सिको के तट के निकट सिर्फ एक आइलैंड ये अभी भी लेकर बैठे हैं सिंस द कॉलोनियल टाइम, और इसको लेकर मेक्सिको काफी नाराजगी भी जताता रहता है। इस मैप में न्यू कैलेडोनिया की लोकेशन को अच्छे से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में ही है, लेकिन यहां पर भी फ्रेंच कंट्रोल रहता है।
अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए फ्रांस इन सभी एरियाज पर कंट्रोल लेकर क्यों बैठा है, बिकॉज ऑफ इट्स ईईजेड। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनको कितना ईईजेड मिल रहा है। पर्पल कलर की टेरिटरीज को देखिए, मायोटे के कारण, या यहां पर भी कुछ कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके कारण, और बिकॉज ऑफ ऑल दीज एंटार्क्टिक सदर्न आइलैंड्स, ये सारे रियूनियन आइलैंड इनको देते हैं बहुत बड़ा ईईजेड इन अटलांटिक ओशन, इन पैसिफिक ओशन, एवरीवेयर। तो ये तो इंडियन ओशन वाला एरिया दिखा दिया आपको, ये देखो पैसिफिक ओशन में तो ये फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया, और ये न्यू कैलेडोनिया, कितना सारा इनको ईईजेड मिल रहा है। यहां पर मेक्सिको के तट के निकट ये क्लिपर्टन आइलैंड के कारण ईईजेड मिल रहा है। तो ये इतना बड़ा ईईजेड इनको दुनिया भर में मिल रहा है, इसीलिए ये छोटे छोटे आइलैंड्स को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जहां तक बात है फ्रांस डबल कैसे है इंडिया से साइज में, तो देखिए भारत का एरिया कितना है, भारत का एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जमीन के एरिया की बात कर रहा हूं। हमारा ईईजेड अप्रोक्सीमेटली 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, तो ये टोटल ऐड कर लोगे तो 5.5 मिलियन हो गया। लेकिन फ्रांस की जितनी भी ये टेरिटरीज हैं, इनका सबका ईईजेड अगर आप जोड़ दोगे तो फ्रांस अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ईईजेड लेकर आज बैठा है। अगर ईईजेड में देखो तो दो तरह की कैलकुलेशन है। अगर शेल्फ को गिन लोगे तो यूएस का ईईजेड सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर आप शेल्फ एरिया को गिनोगे तो यूएस का सबसे बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर शेल्फ एरिया नहीं गिना जाता, यू काउंट ओनली द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो फिर फ्रांस का सबसे बड़ा है। दोनों का लगभग बराबर ही आता है, 11 मिलियन के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है। तो कुछ लिस्ट में आपको मिलेगा दैट यूएसए हैज द लार्जेस्ट ईईजेड इन द वर्ल्ड, कुछ वेबसाइट्स पे आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट फ्रांस हैज द लार्जेस्ट ईईजेड इन द वर्ल्ड। ज्यादातर वेबसाइट इस बात को अटेस्ट करती हैं, या फिर कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं वो यही अटेस्ट करते हैं कि फ्रांस का ज्यादा बड़ा ईईजेड है, और वो थोड़ा ही है, मतलब 1-2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से फ्रांस बीट कर देता है यूएसए को। यूएसए के पास इतना बड़ा ईईजेड क्यों है? अगेन बिकॉज ऑफ अलास्का, नंबर 1। तो इनका भी 11 मिलियन में से 4 मिलियन तो ये अलास्का के कारण है, और बाकी ये सारा हवाई या मिडवे आइलैंड्स या जो इनके पैसिफिक आइलैंड्स हैं उन पर है। अब ये सारे आइलैंड यूएस के पास कहां से आ गए, इस पर अगर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता देना। एक दिन जैसा अभी फ्रांस का बनाया है वैसा ही यूएसए का भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो तट रेखा तो यूएसए की भी ठीक ठाक है, मतलब है लंबी तट रेखा, लेकिन मेनली आइलैंड्स के कारण इनको इतना बड़ा ईईजेड मिल रहा है। तो इस मैप में भी आप देख सकते हो कि दुनिया भर में इतना सारा ईईजेड फ्रांस का है। ऑलमोस्ट 7% ऑफ द एंटायर ईईजेड ऑफ द वर्ल्ड इज ओन्ड बाय फ्रांस। पूरी दुनिया में 7% ईईजेड फ्रांस के पास है, ठीक है। और ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कुछ कैलकुलेशन इसको 11 मिलियन कर देती हैं, कुछ कैलकुलेशन इसे 10.2 मिलियन के आसपास बताती हैं। तो जो भी हो, भारत से डबल है, जो मैंने इनिशियली आपको क्लेम करा था, भारत से ऑलमोस्ट डबल एरिया इनका हो जाता है अगर ईईजेड गिन लो, ठीक है। तो 10 मिलियन ये हो गया, प्लस 0.5 मिलियन वो भी तो गिनो जो फ्रांस का लैंड एरिया है, तो वो सब मिलाकर ये 11 मिलियन प्लस ही चले जाते हैं, ठीक है। तो इनका दुनिया में बहुत बड़ा ईईजेड है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, नंबर 1 और नंबर 2 लार्जेस्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कैलकुलेट। ये ईईजेड फ्रांस होल्ड करके बैठा है, और इससे इनको क्या फायदा मिलता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलते हैं। यहां पर अगर कोई भी मिनरल है, कोई ऑयल निकल रहा है, तो वो सब कुछ फ्रांस माइनिंग करेगा। फ्रांस को बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज या फिर मरीन रिसोर्सेज मिल जाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े नेशनल पार्क्स बना रखे हैं, टूरिज्म के बेनिफिट मिल जाते हैं। कि बोरा बोरा जैसी डेस्टिनेशन को इन्होंने टूरिज्म के रूप में विकसित कर रखा है। न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए इनको बहुत सारी साइट मिल गई थी पहले, हालांकि अब बंद कर रखे हैं न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन पहले बहुत सारे कर लिए। तो कुल मिलाकर इस ईईजेड का फ्रांस को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। और ये क्यों है? पूरा फ्रेंच कोलोनियल एम्पायर की लेगेसी है। फ्रांस ने भी एक बहुत बड़ा कोलोनियल एम्पायर बनाया था। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो एम्पायर बनाया था उसमें भारत भी शामिल था। भारत के भी कई एरियाज, जैसे कि आप देख सकते हैं यनम, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, चंदन नगर, ये सारे फ्रांस के फैक्ट्रीज हुआ करते थे, या फिर फ्रांस का टेरिटोरियल कंट्रोल था। ज्यादातर एरियाज इनसे छीन लिए गए इंग्लिश के द्वारा, लेकिन कुछ इनके पास बाद में भी बचे थे, मेनली पौंडीचेरी एंड दी अदर 3। तो इन्होंने पहले एक एम्पायर बनाया, और फिर रेवोल्यूशन के बाद यानी कि 19th सेंचुरी में इन्होंने अफ्रीका में एक बहुत बड़ा कॉलोनाइजेशन किया। और यहाँ पश्चिमी अफ्रीका का ज्यादातर एरिया फ्रांस ने 19th सेंचुरी में अपने पास ले लिया। इसको सेकंड फ्रेंच कोलोनियल एम्पायर कई बार कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो इनका एम्पायर था उसमें तो यूएस की भी बहुत सारी टेरिटरीज शामिल थी। अब ये ज्यादातर एरियाज डीकोलोनाइज हो चुके हैं, एक्सेप्ट द वंस जो हमने आपको बताया, वो भी मोस्टली छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनमें ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है। और अब उन्हें आजादी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्रांस के रूल में काफी खुश हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ईयू का पार्ट होने के नाते। दैट इज वाई दे डोंट वांट टू बी सेपरेटेड एज ऑफ टुडे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देशों का वर्ग है जो फ्रांस से बहुत ही दुखी हैं, और वो हैं ये अफ्रीका के पश्चिमी देश। सो वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में फ्रांस ने अपना एक अघोषित एम्पायर आज भी बना रखा है। कैसे?
ये अगर आप जानना चाहते हो तो मैं एक अलग वीडियो इस पे बना दूंगा। तो फ्रांस इन देशों को कंट्रोल करता है वाया इट्स ओन इकोनॉमी। तो ये पहले फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करते थे, अब सब आजाद हो चुके हैं कहने को, लेकिन आज भी फ्रांस ने इन पर एक बहुत मजबूत पकड़ बना रखी है, और उसी के बारे में हम किसी दिन और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करें। इफ यू हैव एनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, वो भी आप कमेंट में बताइए। याद रखिए हमारा समुद्र मंथन टेस्ट हम कई बार करवाते हैं, वो आने वाला है 23 जुलाई को सुबह 10:30 बजे। इसमें एनरोल कीजिए, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा पहले कमेंट में। अनअकैडमी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के टॉपर्स को हम पर्सपेक्टिव सीरीज में लेकर आए हैं, उनके वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी अब आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर काफी अच्छी अच्छी रील्स हम अपलोड कर रहे हैं, उन्हें भी देखिए। पीडीएफ आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।